वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय डॉक्टर नीलम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बॉन्ड फिजन या बंध का विखंडन या विदलन के बारे में। जो बॉन्ड फिजन है ये कोवलेंट बॉन्ड में होता है, तो इसे हम कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या सह संयोजक बंध का टूटना। यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल रिएक्शंस में ये जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे, वो टूटेंगे, तभी नए कंपाउंड्स बनेंगे। तो किस तरह से ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और किस तरह से नए कंपाउंड्स बनते हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्ड रिएक्शंस में टूटते हैं या ब्रेक होते हैं, ये बॉन्ड फिजन, ये बंध का विखंडन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 होमोलाइसिस और होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन या सम विखंडन, और नंबर 2 हेट्रोलाइसिस या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, हिंदी में कहते हैं विषम विखंडन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोलाइसिस की, यानी सम विखंडन की। तो होमोलाइसिस में क्या होगा कि जो भी कोवलेंट बॉन्ड है दो एटम्स के बीच, कार्बन कार्बन की जगह पर हम दो एटम्स मान लेते हैं। मान लिया दो एटम हमने माने ए और बी, और ए और बी के बीच में है एक कोवलेंट बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, सह संयोजक बंध। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए और बी, और इनके बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, तो हमने ये दो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बीच में बना दिए। अब अगर इसमें होमोलाइसिस होती है या होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है तो क्या होगा? होमोलाइसिस में दोनों एटम के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी कि सह संयोजक बंध का जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसमें से एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर दोनों एटम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यानी कि जब बॉन्ड बना था तो एक एटम ए का था और एक एटम बी का था। तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग हुई तो जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दिए थे अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तब यहां पर बना ए जिसके पास अपना ये इलेक्ट्रॉन है, और साथ में बना बी, बी के पास भी अपना ये इलेक्ट्रॉन है। इन पर कोई चार्ज नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिए थे अपने अपने वो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने ले लिए। अब इनके पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये स्पीसीज बनती हैं होमोलाइसिस के बाद, ये कहलाती हैं फ्री रेडिकल, या हिंदी में हम इनको कहते हैं मुक्त मूलक। तो होमोलाइसिस में क्या होता है कि जो दो एटम है जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड या सह संयोजक बंध बना है, वो एटम्स क्या करते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक एक इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और बना लेते हैं फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। इन रिएक्शंस की विशेषता है कि ये रिएक्शंस कब होती हैं? ये रिएक्शंस होती हैं
जनरली सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो केमिकल रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस, एरो पर अगर सनलाइट लिखा है या पर ऑक्साइड लिखा है तो निश्चित ही उनकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, यानी उसमें होमोलाइसिस होगी और फ्री रेडिकल्स बनेंगे। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तो एग्जाम्पल में एक रिएक्शन लेते हैं हम। रिएक्शन हमने ली CH4 मीथेन प्लस Cl2। ये रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। तब यहां बनता है CH3Cl प्लस HCl, यानी कि एक H हटा, उसकी जगह पर Cl आ गया। लेकिन वास्तव में ये रिएक्शन कैसे होगी? H न्यू का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्वांटम के रूप में एनर्जी ले रहे हैं ये। तो सनलाइट की उपस्थिति में इस रिएक्शन की स्टार्टिंग कैसे होगी कि जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन Cl2 यानी दो Cl आपस में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब दोनों Cl के बीच में है दो इलेक्ट्रॉन, और ये दो इलेक्ट्रॉन सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे? इसमें होगी होमोलाइसिस। होमोलाइसिस में एक इलेक्ट्रॉन ये Cl ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये Cl ले जाएगा, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि 2Cl फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ये फ्री रेडिकल्स बन गए, होमोलाइसिस हो गए। और फिर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है मीथेन से। कैसे? मीथेन में भी 4H इस तरह से बॉन्डेड है, इससे रिएक्शन करता है एक क्लोरीन फ्री रेडिकल। कैसे रिएक्शन करेगा? अब एक CH बॉन्ड हम फिर उसी तरह समझते हैं, माना कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से। तो अब इसकी प्रेजेंस में एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन H के पास जाएगा। तो यहां क्या बना? ये H जो है ये फिर फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकल गया, और जब ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकला तो अब ये इस Cl के साथ HCl बना लेगा, और यहां क्या बचा? अब हम एक साथ अगर इसको जोड़ के लिख दें तो यहां पर क्या बनता है? तीनों H हमने यहां जोड़कर लिख दिए CH3, और ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का है, यानी कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल और प्लस HCl। ये HCl बना, फिर फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल बना है, ये CH3 फ्री रेडिकल फिर रिएक्शन करता है Cl2 मॉलिक्यूल से, इस वाले से, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो क्या होगा? इसकी प्रेजेंस में इसमें फिर से होगी होमोलाइसिस, और होमोलाइसिस होने से जो Cl फ्री रेडिकल एक निकलेगा वो इस CH3 फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? CH3Cl। दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध बना लेंगे, और साथ में बन जाएगा एक फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल। और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर इससे मीथेन से इसी तरह रिएक्शन करके ये इस तरीके की रिएक्शन रिपीट करेगा।
और फिर मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, वो इस रिएक्शन को रिपीट करेगा। तो इस तरह से लगातार मिथाइल क्लोराइड बनता रहता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं और ये होमोलाइसिस कैसे होती है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाएंगे। यही होती है होमोलाइसिस, या हिंदी में इसको कहते हैं समविखंडन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि होमोलाइसिस क्या है। अब हम बात करते हैं सेकेंड, हेटेरोलाइसिस की। तो हेटेरोलाइसिस में क्या होता है? हेटेरोलाइसिस में हम फिर से इसी तरीके का एक बॉन्ड लेते हैं, ए और बी, या इसको हम लिख सकते हैं ए और बी, और जो बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में है। तो हेटेरोलाइसिस में जो कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर थे, यानी सहसंयोजक बंध के जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर कोई एक एटम ले जाएगा, चाहे ए ले जाए या बी, एक एक नहीं जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ले जाएगा। अब वो कौन सा एटम ले जाएगा, तो डिपेंड ये करता है कि इन दोनों में से किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा, वही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ ले जाएगा। यानी कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है हेटेरोलाइसिस से, तो क्या होगा? हम मानते हैं कि ये बी एटम ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना था और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये ए का है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को डोनेट कर दिया, इसलिए ए पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बी के पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक अपना था, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसने ए का ले लिया, यानी कि एक बन गया कैटायन तो दूसरा बन गया एनायन। तो हमने क्या देखा कि हेटेरोलाइसिस में कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए जो दो एटम्स हैं, उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को ले लेता है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक बनेगा कैटायन और दूसरा बन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले गया वो बन जाएगा एनायन। अब इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन है CH3 होल थ्राइस CCl प्लस KOH। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, Cl OH से रिप्लेस हो जाएगा, यानी यहां OH आएगा, तो यहां बनेगा CH3 होल थ्राइस COH और प्लस ये K इस Cl के साथ बना लेगा KCl। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होगी? इस रिएक्शन में क्या होता है, ये अंडरस्टूड होता है कि जो KOH है, ये KOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है, इसलिए ये सॉल्यूशन में आयनाइज होकर बनाता है K आयन और OH आयन। तो K आयन बनेंगे और OH आयन बनेंगे, और ये OH आयन अटैक करता है इस टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड पर,
लेकिन ये अटैक कैसे होगा समझिएगा। तो फर्स्ट स्टेप में इसमें होता है हेटेरोलाइसिस। किस तरह से, इसको हम कैसे लिख सकते हैं समझिए। C से 3 बॉन्डेड है CS3, CS3 होल थ्राइस है, इनको हम इस तरह लिख सकते हैं। और इसी C से बॉन्डेड है ये Cl। तो क्या होगा, इसमें होगी हेटेरोलाइसिस। कैसे, ये जो बॉन्ड है हम इसी तरह से समझेंगे। यहां पर माने हमने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कार्बन और Cl के बीच में ये बॉन्ड बना है। जो Cl एटम है ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा Cl, यानी इसमें एक अपना ले गया और एक कार्बन का ले गया। तो यहां क्या बना, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया Cl को, और Cl पर 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, यानी एक अपना और एक एक्स्ट्रा कार्बन का, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज आयन बना है सेकेंड स्टेप में, ये CS3 CS3 पॉजिटिव चार्ज आयन इस OH आयन से रिएक्शन करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन है, ये नेगेटिव चार्ज आयन है, आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे, इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पर CS3 एंड OH बन जाएगा मिथाइल एल्कोहल। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि पहले क्या हुई, हेटेरोलाइसिस। और हेटेरोलाइसिस में इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले गया, यानी इसमें क्या बनते हैं हेटेरोलाइसिस में, कैटायन और एनायन बनते हैं। और जनरली जो ये रिएक्शंस होती हैं ये हीट करने पर होती हैं। तो इन दोनों रिएक्शन में मेन डिफरेंस क्या देखा कि होमोलाइसिस में दोनों एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, जबकि हेटेरोलाइसिस में दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ले जाता है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, होमोलाइसिस होती है सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या पेरोक्साइड की उपस्थिति में, जबकि हेटेरोलाइसिस होती है हीटिंग प्रोसेस से, यानी कि गर्म करने पर, सॉल्यूशन को, विलयन को गर्म करने पर। थर्ड डिफरेंस ये है कि जो होमोलाइसिस है वो जनरली होती है गैसियस रिएक्शन में, गैसीय अभिक्रियाओं में, जबकि हेटेरोलाइसिस होती है सॉल्यूशन यानी कि विलयन में। और होमोलाइसिस एक चेन रिएक्शन होती है क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जबकि हेटेरोलाइसिस चेन रिएक्शन नहीं है, इसमें बनते हैं कैटायन और एनायन। तो मैंने आपको डिफरेंसेस भी समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह से अब आपको होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस दोनों ही समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये दोनों समझ में आ गए हैं, ये वीडियो समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।